आमीन साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एनालिस्ट, आप अगर इसको राजनीतिक लिहाज से भी समझें, क्योंकि हर एक चीज में यूं तो राजनीति नहीं आनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के गौरव की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पूरे आयोजन को देखते हैं तो आपको हिंदुस्तान की ताकत किस रूप में दिखाई देती है? भाई याद होगा कि हम जब छोटे थे बचपन में, तो विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत को गिना जाता था, उसका नाम था अमेरिका और चाइना। ये दोनों देश विश्व के बहुत बड़े शक्तिशाली देशों में गिने जाते थे और इनकी बड़ी सराहना की जाती थी, और ये जो करते थे वो सब कुछ मान्य होता था पूरे देश को। आज मैं कोटि कोट अपने प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 125 देशों को जो यहाँ पर इकट्ठा किया है देश के अंदर, जिसका नाम G20 दिया गया। और इसके साथ आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमको देखने को मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह रहे थे कि अफ्रीकी देशों को, उन्होंने अफ्रीकी देशों को, यूनियन को भी इसमें जोड़ दिया, जिनके 55 देश हैं। आप देखिए कितनी बड़ी ताकत है जो हमारे इंडिया को फॉलो कर रही है। आज कितना बड़ा हमारा दिन है, बहुत अच्छा, मैं कहूँगा ये मोदी डे है। अब कल आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब मिले हैं इनसे, बाइडेन साहब से, तो बाइडेन साहब से मिलने जाया करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हुए, और जिन देशों के जाते थे वो अमेरिका में व्हाइट हाउस में जाया करते थे। तो कल मैंने उनको कहा, अपनी डिबेट में भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस से सीधे बाइडेन साहब आए और आगे मोदी हाउस में गए, और मोदी हाउस में जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं उनका आपको रिजल्ट आज देखने को मिला है। आप देख लीजिए कितनी बड़ी चाइना को मात दी गई है, जिसमें आप देख लीजिए कितना बड़ा कॉरिडोर, जिसको कहेंगे इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर की घोषणा की गई। उसके साथ देखिए पश्चिमी देशों को किस तरह की पॉलिसी दी गई है, और किस तरह के 83 पॉइंट्स पे हमारे प्रधानमंत्री ने सबको राज़ी किया, और करके एक जो डिक्लेरेशन है, आपको याद होगा कि पिछला जो हुआ था 17वां वो जो सम्मेलन हुआ था बाली में, उसके आज तक पेपर साइन नहीं हुए हैं। देखिए ये पेपर्स कल आने चाहिए थे, कल बात होती, कल फाइनल होता, लेकिन आज 4 बातें फाइनल हो गई। एक तो बायोफ्यूल का भी हुआ, जिसमें 11 कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, और ये एक वेपन के तौर पे काम किया करते थे लोग, और धौंस दिया करते थे कि भाई हम पेट्रोल नहीं देंगे, हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देंगे। उससे देशों में कितनी अफरा तफरी मच जाती थी। आज हमें स्टैंड बाई पे फ्यूल भी मिल रहा है, और आप देखिए हमें कॉरिडोर भी मिल गया, जो एक चाइना को बहुत तगड़ा जवाब है, जिसके लिए कहा करता था कि हम सिल्क रूट तैयार कर रहे हैं, और ये चाइना बेल्ट रोड है। ये बेल्ट रोड और सिल्क रूट सब आज पता चल गया उसको, चाइना को भी, कि आज हम कितनी बड़ी ताकत है। इस कहने कि मैं यही कहता था कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, आज उसको दिखा दिया, हमारा देश धरती के विश्व पटल गुरु पे। बनेगा। संदीप जी, आज तो आपकी मुस्कुराहट थमने का नाम ही नहीं ले रही, आज आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी खुशी और कहीं बेचैनी भी लगातार बढ़ा रही है। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? अगर आपको एक सेंटेंस में कुछ कहना हो तो कैसे एलिब्रेट करेंगे? ब्रिजेश जी, देखिए मैं कहूंगा कि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की नींव आज G20 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की अध्यक्षता में रखी गई, और इसका सारा श्रेय संपूर्ण भारतवासी को जाता है कि उन्होंने ऐसे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जताया, और आज उस विश्वास का प्रतिफल है कि हमें, हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, और उनके होने पे मुझे गर्व, मुझे नहीं, पूरे संपूर्ण भारतीयों को आज फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है, और ये गर्व का विषय होना भी चाहिए। मैं अभी जून के महीने में जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका थे, तो मुझे भी अमेरिका में रहने का अवसर मिला था। जब हम वहां अपने भारत के लोगों से जो अमेरिका में है उनसे हम बात करते थे, तो उन लोगों ने 2 बातें कही। पहली बात ये थी कि हमने गरीब लोगों की मदद उस समय की जब सारा विश्व उन गरीब राष्ट्रों को छोड़ चुका था। कोविड जब आया तो भारत ने जिस तरह से आगे बढ़ के मदद करी उन राष्ट्रों की, इसके लिए भारत के बाहर जो भारतीय हैं उनको फक्र महसूस, गौरव महसूस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया, और इस बात का संकेत जाता है कि हम सिर्फ भारतीय होके अपनी चिंता नहीं करते, हम विश्व की चिंता करते। और जब आज वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर, और आज हम सब भारतीयों को ये गौरव महसूस हो रहा है कि ये नारा का जो सशक्तिकरण है वो भारत से हुआ है, और भारत ने फिर आज बता दिया कि हम इस धरती की चिंता करते हैं, धरती मेरी माँ है। और जब हम आतंकवाद के मुद्दे पे आज चर्चा हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पे चर्चा हुई, वित्तीय क्षेत्र में कैसे सहयोग बढ़े इस पे चर्चा हुई, इंटरनेशनल टैक्सेशन पे चर्चा हुई,
21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानें जो है वो कैसे सशक्त हो, उस पर चर्चा हुई। भविष्य में कैसे हरित विकास समझौते को बल मिले, इस पे चर्चा हुई। और अधिक समावेशी विश्व का संदीप जी, निर्माण कैसे किया जाए, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा एक पैकेज है। पहले हम आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद उस पैकेज को दिखाने के बाद फिर हम उसके बाद जो है आगे दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र वाक्य है वो आज चरितार्थ हो रहा है। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। उन्होंने कहा सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। आइए जानते हैं साझा घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। आज दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। प्रधानमंत्री की वो बात सच साबित हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है। न मैं नजर झुका के बात करूंगा, न मैं नजर उठा के बात करूंगा, दुनिया की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। आज भारत के इस तेवर को हर कोई इस्तकबाल कर रहा है, देख रहा है। आज भारत बोल रहा है, दुनिया सुन रही है। जाहिर है भारत कहीं न कहीं अपनी साफगोई से पूरी दुनिया को मुरीद बना रहा है। भारत रामकृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, जहां हर मुश्किल का हल आपसी भाईचारे से प्रेम के जरिए हल करने की रही है। यही वजह है कि आज भारत सिरमौर बन रहा है। दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है भारत ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन रहा है। हिंदुस्तान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एज अ ग्लोबल लीडर हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन G20 के दिल्ली के इस भारत मंडपम के मंच से
हिंदुस्तान ने उस सनातन की समृद्ध परंपरा का भी संदेश दे दिया, बता दिया कि अध्यात्म से अर्थ की ओर दुनिया अब अग्रसर हो रही है और आप अध्यात्म को नकार नहीं सकते, सनातन की ताकत को नकार नहीं सकते। नटराज की मूर्ति, उसके बाद आप अलग अलग जो आकृतियों के जरिए वो दिखाने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में दुनिया में अहम है। अंबुजेश जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुजेश, अगर हम हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति की बात करें तो क्या G20 के इस मंच से दुनिया ने आज हिंदुस्तान की उस सनातन संस्कृति को ताकत दी है, एक नई आवाज दी है? अंबुजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अंबुजेश जी से अभी हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। रवि भट्ट साहब हैं, इतिहासकार भी हैं और इस सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इस पूरी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। रवि जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो G20 का मंच है, इसको बार बार कहा जा रहा है कि G20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की उस सनातन की ताकत को दिखा दिया है। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में जिस सनातन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या दुनिया के तमाम डेलीगेट्स के सामने, राष्ट्राध्यक्षों के सामने, क्या उस सनातन की ताकत को स्थापित किया गया है? देखिए, यहां सबसे पहले तो मैं आपने भी जो एक वाक्य बोला वो बहुत ही अच्छा वाक्य आपने बोला कि अध्यात्म से अर्थ की ओर। तो अध्यात्म से अर्थ, अध्यात्म में तो भारत का पहले ही से पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी शाख है कि जैसे अमेरिका के डॉलर की शाख पूरी दुनिया में है, इसी तरीके से भारतीय दर्शन और अध्यात्म की शाख पूरी दुनिया में पहले से ही थी बहुत ज्यादा। और अब उसके बाद में जो हम लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू हुआ है, और हम लोग दुर्भाग्य से पहले ये सोचा जाता था कि हम लोग वी आर लिविंग द बैक वाटर, बट अभी वो इमेज पूरी दुनिया के अंदर भारत की बदल रही है। क्योंकि अब जैसा आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप जाइए, आज अमेरिका में विशेष तौर से मैं आपकी बात कहना चाहूंगा कि वहां पर इंडियंस की बहुत इज्जत है। जब इंडियन को बात करते हैं तो लगता है कि किसी बहुत ही एक हाईली सिविलाइज्ड, हाईली क्वालिफाइड आदमी और प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। ब्रिटेन में उतनी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो लोग गए थे वो दे वर डूइंग द ऑड जॉब्स, बट अमेरिका में जितने गए तो प्रोफेशनल गए। अब आपकी बात पे आता हूं, जो अभी आपने बात कही कि सनातन धर्म की धाक पूरी दुनिया में जो भारत के प्रयासों से जम रही है। मैं यहाँ पर आपको एक बात भी बोलना चाहूंगा कि भारत के सनातन धर्म किसी भी देश के अंदर जो कि मेजॉरिटी कंट्री होती है, उसका इम्पैक्ट तो हमेशा ज्यादा होता ही है। तो यहाँ पर भी जो भारत के अंदर अधिकतर बहुसंख्यक लोग जो हैं वो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग द सनातन धर्म, और सनातन धर्म से हमारा कल्चर जो है, इंडियन कल्चर एज अ होल, वो ओतप्रोत है। तो जब हमने इसको स्टेज किया यहाँ पर और दुनिया हमें देख रही है, तो ये कैसे संभव है कि हमारा सनातन धर्म सामने नहीं आएगा? क्या ये संभव है कि आप किसी अंग्रेज से मिले और उसकी कमीज और पैंट ना देखें? ऐसा तो संभव नहीं है। कमीज पैंट तो रवि भट्ट साहब, हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ अंबुजेश शुक्ला, हमारे असिस्टेंट एडिटर, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंबुजेश, अगर हम इस पूरी G20 के इस पूरे जी अच्छा रवि जी, ठीक है, पूरा कर लीजिए जी। एक बात क्लियर करना चाहता हूं जी कि आप देखेंगे जो नटराज की इतनी बड़ी सी मूर्ति उन्होंने जी समिट के सामने लगाई। मैं उसी पर आगे आ रहा था रवि, उस पर हम आगे ब्रीफ जो है, इस पर हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। इस पर थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपर्टी एड ऑन करता हूं ताकि बहस और खुल सके। अंबुजेश, जिस सनातन की ताकत की हम बात कर रहे हैं, क्या उस सनातन को हम लोग एक अगर कहें संकीर्ण तरीके से केवल एक धर्म के तौर पर देखें, या सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, जो समृद्ध परंपराएं जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी थी? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत मंडपम के मंच से उसको पुनर्स्थापित किया है?
देखिए, वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो भी कहानियां हैं, जो भी हमें सामने दिख रही हैं, वो ऐसी कहानियां हैं जो कि पूरा प्रमाणित है, पूरा जो है आप जिस भी लेवल पे कहेंगे उसमें प्रमाणित है। ठीक है। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है कि उसमें बौद्ध धर्म भी आता है, उसमें वेद भी आते हैं, उसमें जो है वैदिक काल भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो कहने का अर्थ है कि अगर उसमें कोई सवाल उठाता है तो वो बाकायदा कार्बन डेटिंग से प्रमाणित है। सीधी सी बात है। हेलो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि जो भी तथ्य आते हैं वो सब कार्बन डेटिंग से प्रमाणित है। इसके अलावा कोई महाभारत और रामायण कालीन पे सवाल उठाता है, उसके तमाम चीजें हैं, तमाम पुरानी मान्यताएं हैं, तमाम पुराने। हेलो, हाँ हाँ, बोलते जाइए अमुजेश जी, बोलिए बोलिए। अमुजेश से हमारा संपर्क टूट गया। रवि जी, मैं आपका दोबारा आपके पास आऊंगा। 3 अहम चीजें हैं। नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम के अंदर, योग मुद्रा में वो तमाम जो है मूर्तियां वहां पर, और उसके बाद कोणार्क चक्र, जिस कोणार्क चक्र की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो कोणार्क चक्र के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं। और जो बाइडेन ने उनसे पूछा कि कोणार्क चक्र क्या है, इसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे नरेट कर रहे हैं। इसको आप स्पिरिचुअल पावर के तौर पर देखते हैं या इंडिया की जो समृद्ध स्ट्रॉन्ग कल्चरल पावर है उसके तौर पर देखते हैं? भाई, इंडिया की जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, इंडिया की कल्चरल स्ट्रेंथ आज नहीं, हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रही है। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात है वो हमारे कल्चर की जो सबसे बड़ी बात, आप देखिए, दिस इज द ओनली कल्चर इन द वर्ल्ड जिसके अंदर कि हम थीस्ट भी हैं और एथिस्ट भी हैं। यहाँ पर ये हमारा सनातन धर्म वो है जिसके अंदर की चारवाक को भी जगह दी गई, जिन्होंने ईश्वर को नकारा, पर उनको कभी भी आप नहीं पाएंगे कि कभी भी उनका अनादर हुआ है इस देश के अंदर, कभी अनादर नहीं हुआ। चारवाक की परंपरा भी रही यहाँ पर। और यहाँ पर आप जैनिज्म जो थर्ड और बुद्धिज्म जो 3rd सेंचुरी के आसपास यहाँ पर आया था, जैनिज्म में आप आज भी देखिए कि क्या कभी किसी जैन लोगों ने या बुद्धिस्ट लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है? कभी नहीं कहा गया। तो हमारा जो एक भारत की जो परंपरा चली आ रही है, इवन नॉन वैदिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दीज टू आर द नॉन वैदिक रिलीजन। लेकिन इसके बाद भी हमारे सनातन धर्म का आप देखिए कितना बड़ा हृदय है कि वो हमेशा उसके अंदर रहा है और कभी भी किसी भी ढंग की आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसका विरोध हुआ है। तो इस G20 के थ्रू जब हम कोणार्क के वो चक्र के सामने आते हैं या कि हम अपने वो नटराज की मूर्ति हमारे सामने है, तो दिस क्लियरली शोज कि हमारा जो रिलीजियस, हमारा जो कल्चर है जिसके अंदर रिलीजन भी आता है, जिसके अंदर हमारा पूरा लाइफस्टाइल आता है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और बहुत स्ट्रांगली। और अगर इस समय जो लोग समिट में आए हैं, दे आर द इन्फ्लुएंसर, व्हेन दे विल गो बैक टू देयर कंट्री, दे विल इन्फ्लुएंस देयर पीपल। उनकी बातचीत जानबूझ के नहीं बोलेंगे, पर उनकी बातचीत जब करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे अपने कंट्री से और हमारे कंट्री के रेफरेंसेस में, तो ये हमारा दे विल वर्क लाइक कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अच्छा आमीन साहब, अब रवि जी एक मिनट, आमीन साहब के पास आता हूं। आमीन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान एक सैकड़ों हजारों साल पुरानी पुरातन परंपराओं से जुड़ा हुआ एक देश है। इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें तमाम संस्कृतियों, तमाम धर्म, अलग अलग, सबको अपनी धर्म से जीने की आजादी है। आप सोचिए, आज जो टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम लोगों ने इस पूरी G20 की थीम दिया, 1 फ्यूचर 1 फैमिली एंड 1 अर्थ, आप अगर इसको डिस्क्राइब कीजिए तो उसको भी वसुधैव कुटुंबकम के साथ ही आप जोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान ने हजारों साल पहले जो थीम दिया था, आज वही थीम आज पूरी दुनिया उसको महसूस कर रहा है, तो ये हिंदुस्तान की ताकत नहीं तो और क्या है? देखिए, जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली है, एक ही कहा उन्होंने हमेशा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और विश्वास। बिल्कुल, ये एक दोहराते रहे हमेशा और उसको उन्होंने आज कर दिखाया। हिंदुस्तान की धरती पर 124-25 देश आए यहाँ पर, और साथ में उन्होंने 55 देशों का और साथ जो मैं कह रहा था साउथ अफ्रीकी लोगों का साथ लिया।
इसमें देखिए मुस्लिम भी हैं, सऊदी अरब के भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले भी हैं। तो देखिए अब ऐसा नहीं है, हमारी जो सभ्यता है, जो अभी आप बात कर रहे थे कुटुंबकम की, तो वसुधैव, तो यानी हम सबको लेके साथ चलने वाले लोग हैं। हम सनातनी जो हमारी परंपरा रही है उसने हमेशा हर एक को अपनाया है, हर एक का साथ रखा है और हर एक को साथ दिया है, हर परिस्थितियों में साथ दिया है। तो इसी तरीके से आज उन्होंने अपना कर दिखाया इस बात को, और इस बात को पूरे विश्व में देखा जा रहा है। चाहे जहाँ हम चंद्रमा में गए तो किसी को पता नहीं चला, हम चंद्रयान में पहुँच गए, हम सूरज के मिशन पे भी पहुँच गए। आज आप देखिए कि इतनी बड़ी बात, जो लोग कहा रहते G20 से मिलेगा क्या, आज आप देखिए कि G20 से हमको क्या नहीं मिला है, पूरे दुनिया को लोगों को मिला है और हमको तो मिला ही है, और मुंहतोड़ जवाब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी मिला है इस बात का। आप देखिए कि अमीन साहब, सबसे बड़ी बात यह है, ये बात आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि हिंदुस्तान रैपिड मोड में भागती हुई अर्थव्यवस्था है, रैपिड मोड में ग्रोथ करता हुआ एक ऐसा कंट्री है जिसके पास अपार संभावनाएं हैं। चाहे वो एज अ पॉलिटिकली ग्रोथ करने की बात हो, एज अ इकोनॉमिकली ग्रोथ करने की बात हो, या डिप्लोमेटिकली, आप सब तरफ से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की वो विपक्षी पार्टियां क्या इतने बड़े गौरवपूर्ण क्षण में भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी नहीं होना चाहिए उन्हें? देखिए उनका दुर्भाग्य है, उनको हमारे साथ आना चाहिए। जो शासित पार्टी होती है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और जब इंटरनेशनल स्तर मामला है तो हमें पूरा दिखाना चाहिए। इनको एक बात का सबक लेना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो थे, अभी देश पर कोई कैलेमिटी आई, कभी वार हुई, कभी कुछ हुआ, हमेशा इन लोगों ने साथ दिया उन पार्टियों का। उन पार्टियों को आज सोचना चाहिए कि एक विश्व स्तर पे हमारा नेता विश्व का लीडर बन रहा है और वो कुछ दे रहा है हमारे देश को। मोदी जी ने देश को दिया ही है, लिया कुछ नहीं है, तो एक साधु आत्मा है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा परोपकार किया इस धरती के ऊपर। पहले याद होगा चेचक के टीके हम बाहर से मंगाया करते थे बचपन में, पहले हम कहा करते थे चाइना और अमेरिका जो है महाशक्ति है। वैक्सीनेशन का भी उन्होंने इतना बड़ा कल्याण किया है पूरे देश का और पूरे विश्व का, कि जितने वैक्सीनेशन बनवाए कल्याण किया। संदीप भाई, मोदी जी ने सबका कल्याण किया, विपक्ष का कल्याण क्यों नहीं कर रहे? अगर आप खड़गे जी को भी बुला लेते तो आपका क्या चला जाता? ब्रजेश भाई, आज आपने ऐसी विषय को उठाया है जो कोणार्क चक्र के बारे में, मैं उसके विषय में बता के और फिर आपके विषय में आता हूं। बिल्कुल। देखिए जो कोणार्क चक्र है, वो चक्र जो है शक्तिशाली परिवर्तन, निरंतर प्रगति का द्योतक है। हम कहते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए थे। गायत्री मंत्र भी 24 अक्षरों से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को तब गिनती आई। जो आज पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है, जो हम गणना करते हैं सूरज की, चांद की, सितारों की, या जो समय चक्र है, इसको लेके कहते हैं भाई हम लोग कोणार्क पर चर्चा करेंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक। वसुधैव कुटुंबकम का सपना अब साकार हो रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये ताकत हिंदुस्तान के सियासी दल क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उस पैनल से हम लगातार बात कर रहे थे। रवि जी से बात अधूरी रह गई थी, हमारे बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, उनसे माफ कीजिएगा, बीजेपी के स्पोक्समैन से बात अधूरी रह गई थी, उनसे बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, आपने खड़गे साहब को क्यों नाराज कर दिया? देखिए, नाराजगी नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भारत तो इसको मूल मंत्र मान के पूरे विश्व में हम एक बड़ी लकीर खींचने के लिए खड़े हैं। भारत को खड़ा कर हुआ है भारत आज विश्व के पटल पे, तो उसमें हम सबका योगदान है। हमने उनके सारे मुख्यमंत्रियों को बोला है। अब मन में कोई बैर लेके बैठा हुआ है तो उस बैर को खड़गे साहब को बुला लेते तो क्या चला जाता? आपका जवाब करना पड़ेगा। हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की जरूरत है। आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है संदीप भाई, विपक्ष की जरूरत नहीं है आपको। विपक्ष की राहुल जी तो देखिए देश के बाहर है। आज मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, आज ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिसके वजह से किसी को कोई दुख हो, तकलीफ हो। अगर उन्हें बुलाया नहीं, आपने उनकी पार्टी के अध्यक्ष को तो बुलाया नहीं, आपने राहुल जी को बुलाया नहीं, वो बेचारे क्या करें? यहाँ पर गांव में एक फूफा जी होते हैं, जो भी अच्छा काम होगा, शादी ब्याह, वो जरूर रूठेंगे। तो ये विपक्ष इस देश का ऐसा ही है, फूफा जी की तरह। कुछ भी आप अच्छा काम करेंगे वो बुरा ही देखेंगे और रूठेंगे ही। तो उनको मनाना कैसे मनाया जाए आप बताइए? ऐसे फूफा जी लोग भाग जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाएंगे, आप ही के बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आमीन साहब, क्या लगता है? एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट।
आमीन साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है कि G20 एक गौरवपूर्ण क्षण है और यहां पर कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से खड़गे साहब को न बुलाने को लेकर मुद्दा हो रहा है, जिस तरीके से सनातन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन सब चीजों के पीछे हमारा नेशन प्राइड है वो कहीं ना कहीं धूमिल नहीं होता है? क्या विपक्ष को ये सोचना नहीं चाहिए? देखिए, प्रोटोकॉल तो कहता है कि उनको बुलाना चाहिए था, नंबर एक। देखिए, बुलाया गया है, किस तरह से बुलाया गया, प्रोटोकॉल में भी शर्तें होती हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति के यहाँ बुलावे पर, और देश के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी बुलाया गया है। उसमें ये दल नहीं देखा गया है, जिस भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको बुलाया गया है वहाँ पर। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि खड़गे के साहब को नहीं बुलाया गया, तो उनको इस बात को आगे बढ़ के आना चाहिए था, और देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, उनको इस बात का गिला नहीं करना चाहिए था। और कि भाई उनको जब इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो पार्टी के लीडर हैं, किसी पार्टी के लीडर को वहाँ पर बुलाया नहीं गया, दावत नहीं दी गई। राष्ट्रपति ने सम्मान में दिया है, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, और चीफ मिनिस्टर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं यहाँ पर इंडिया में, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा रवि भट्ट साहब, देश इस वक्त एक नया इतिहास लिखने के मुहाने पर है। जब जब इतिहास लिखा गया इस हिंदुस्तान में, तब तब उस पर आरोप लगे। जब मुगल काल में इतिहास लिखा गया तो कहा गया कि मुगल ओरिएंटेड था। जब मॉडर्न टाइम पे इतिहास लिखा गया तो कहा गया कि मॉडर्न मतलब ब्रिटिशियर्स का ओरिएंटेड था। अब इस वक्त क्या मोदी ओरिएंटेड इतिहास लिखा जा रहा है क्या, जिसमें बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि एक हिस्टोरियन हुआ है, उसका नाम है हेनरिक विलियम वॉन। उसकी एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। वो इतिहास की जो एक 10 मशहूर किताबें हैं उनमें से उसका नाम है। तो हेनरिक विलियम वॉन बहुत बढ़िया एक बात कहता है, पूरी किताब लिखता है, उसके बाद में एक सेंटेंस लिखता है कि नो मैटर हाउ हार्ड अ हिस्टोरियन ट्राइज, बट एट टाइम नोइंगली एंड एट टाइम्स अननोइंगली ही बिकम्स बायस्ड। क्योंकि हिस्टोरियंस की भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं, तो वो हमें ना चाहते हुए भी उसकी राइटिंग में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। अब आप जो कह रहे हैं हिस्ट्री, यहाँ पर ये जो मोमेंट है, ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसको कोई भी, चाहे कोई इसको पसंद करे या ना पसंद करे, बट वन थिंग इज पक्का, वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, बट नो हिस्टोरियन कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट इवन इन फ्यूचर। आज से 200 साल 500 साल बाद जब लिखा जाएगा इंडिया का इतिहास, तो इसका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक वो टर्निंग पॉइंट है जहां से कि इंडिया इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिया ही की अप्रोच है। हमको दूसरा कोई कंट्री बता दीजिए आज तक अपने इतिहास के अंदर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिसने कभी भी पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखने का केवल संकल्प नहीं लिया, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उसने ये अनाउंस किया। हो सकता है दूसरे रिलीजन्स के अंदर भी ऐसी बात हो, पर किसी भी हेड ऑफ द स्टेट ने पूरी दुनिया के आज तक विश्व को एक परिवार के तरीके से देखने की औपचारिक घोषणा नहीं करी, पर हिंदुस्तान ने करा। और एक ही फ्यूचर, यानी कि हम जितने लोग हैं सबका फ्यूचर, सारे विश्व के समस्त देशों का, विश्व के समस्त देशवासियों का एक ही भविष्य है। अच्छा रवि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत मंडपम के जरिए हिंदुस्तान ने एक सनातनी इतिहास लिखने की कोशिश की है, जिसके एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया के सामने वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में पीछे चला जाता है वो इरफान हबीब का इतिहास, रोमिला थापर का इतिहास, वो तमाम इतिहास जो हिस्टोरियन अलग अलग समय पर आए। चूंकि मैं इस चर्चा को बाद में लाना चाहता था, सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद इंटरेस्टिंग है, इस भारत मंडपम में अनादिकालीन इतिहास को जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से उस स्पिरिचुअल पावर को परोस करके दिखाया गया है। तो क्या ये जो मिडिल एज का जो इतिहास था, अब इसको विस्मृत कर दिया जाएगा, पाठ्यक्रमों से इरेज कर दिया जाएगा? अब नया इतिहास, या तो आप एंशिएंट एरा का इतिहास पढ़ेंगे या मॉडर्न एरा में मोदी इतिहास पढ़ेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इतिहासकारों की भी एक सीमाएं होती है जी। कालखंड के अंदर जब इतिहास कोई भी लिखता है हिस्टोरियन, तो और जितने हिस्टोरियन से भी लिखते हैं, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं।
और उस सीमा, वो जितना उनका ज्ञान है उस हिसाब से वो लिखते हैं। एक तो उनका ज्ञान की सीमा है और दूसरे उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी उसके अंदर आ जाती है। तो आपने अभी जिन इतिहासकारों का नाम लिया है, दुर्भाग्य से उनकी बौद्धिक सीमाएं, मैं बौद्धिक सीमाओं की बात न करके मैं कहूंगा कि उनका एक्सपोजर जो था एक पर्टिकुलर साइड में था। तो जब उन्होंने लिखा तो वो वही आदमी लिखेगा ना जिससे वो एक्सपोज है। जिस नॉलेज से वो एक्सपोज्ड है वही तो लिखेगा, जिस नॉलेज से एक्सपोज नहीं वो नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर उनकी नियत में शक कम और उनकी जो बौद्धिक सीमाएं हैं उनके ऊपर विषय पे ज्यादा बात होनी चाहिए। तो नेचुरली उन्होंने ज्यादा लिखा। बड़ी बात यह है, कहते हैं कि अगर चंद्र बरदाई नहीं होते तो शायद पृथ्वीराज चौहान इतने महान नहीं होते। तो क्या ये इतिहास भी इसी तरीके से लिखे गए क्या, जो फैक्ट से परे थे और हाइपोथेटिकल थे? आप फिर से बोलिए अपना प्रश्न। सवाल यह है कि अगर चंद्र बरदाई नहीं होते तो क्या पृथ्वीराज चौहान कभी इतने महान शासकों की लिस्ट में शामिल हो पाते क्या? तो क्या बाकी इतिहासकारों ने जो कपोल कल्पित इतिहास लिखने की कोशिश की, उसने हिंदुस्तान के असल इतिहास से लोगों को, युवा पीढ़ी को महरूम रखा, दुनिया को महरूम रखा। और अब मोदी जी एक नया इतिहास बता रहे हैं, वो अनादिकालीन संस्कृति को आधुनिकता के साथ परोस करके। तो ये नया इतिहास क्या वो ऑथेंटिक है? कहते हैं इतिहास भी विज्ञान की तरह तथ्यों के आधार पर परोस कर लिखा जाना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जो आपका शुरुआती सेंटेंस था जी कि चंद बरदाई वॉज नॉट ए हिस्टोरियन, नंबर 1। हाँ। एंड नंबर 2, चंद बरदाई ने जो भी लिखा है वहां पर वो डेट मैच नहीं करती है। मैं वही बात कह रहा हूं, कपोल कल्पित मैंने शब्द जोड़ा उसी के साथ। नहीं, मैं आपसे वो, अच्छा तो चलिए वो आपने कपोल, मैं समझा कपोल कल्पित आपने आगे वालों के लिए कहा। नहीं। तो चंद बरदाई की बात जो है वो एब्सोल्युटली, उसने जिस जनते उसकी कैसे कब डेथ हुई क्या हुई, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो बिल्कुल इनकरेक्ट, मैं ही नहीं, आपको तमाम लोग ये बातें बताएंगे। दूसरी बात, जो आप ये दूसरा आपका जो प्रश्न है, आपने जो कहा कि जो अब आगे का जो हिस्टोरी, जो मिडिल एजेस की जो हिस्टोरी लिखी गई है, जो मिडवल पीरियड की हिस्ट्री लिखी है, वो जिन लोग अभी आपने हमको नाम लिया, तो उनके साथ दिक्कत क्या थी, उनकी मैं नियत पे शक नहीं कर रहा हूं। उनकी दिक्कत ये थी कि उनका वो इंग्लिश मीडियम से या उर्दू मीडियम से, जब आपने एक चीज को पढ़ने, इरफान हमीद की सीमाएं हैं, नहीं, मैंने इनका नाम से लिया, आमीन साहब। मैं एक मिनट रवि सर, आपके साथ आमीन साहब को भी जोड़ रहा हूं। मैं उस नैरेटिव सेट करने की बात कर रहा हूं कि दरअसल जो परसेप्शन बीच के समय में जो इतिहास से अचानक गायब दिखाई देता है, जो हिंदुस्तान की उस संस्कृति का एक यात्रा थी, वो बीच में अचानक थम सी जाती है। एक बार फिर अब इस न्यू एरा में उस यात्रा को उस गौरवपूर्ण तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। मेरा सिर्फ यह है कि क्या इससे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ेगा? क्या इससे हिंदुस्तान की ग्लोबल पावर और स्वीकार्यता बढ़ेगी? देखिए, ये जो चीज़ें लाई गई हैं, मंडपों के अंदर दिखाई गई हैं, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये इतिहास को गवाह करती हैं, विटनेस करती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अब इतिहास लिखा जाएगा वो एक सही इतिहास होगा और हिस्ट्री होगी जो कि इसी से लिंक की जाएगी, पुरानी सभ्यता से हमारे जोड़ते हुए जो किया जा रहा है। आपने एक पुस्तक भी एक विमोचन के लिए आई है, आपने देखा होगा, उसमें सारी सभ्यता जोड़ दी गई है पुरानी, कि हम किस सभ्यता से निकले और कहाँ कहाँ के रास्ते में पहुँचे और हम आज कहाँ पर हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूशन में है। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे थे दूसरे राइटर्स की और इतिहासकारों की, मैं नहीं समझता हूँ कि जो उनकी बुद्धि रही होगी या उनका जो सोच रही होगी या उनकी जो लाइन रही होगी, उन्होंने अपनी लाइन पे लिखा। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, अपनी हिसाब से लिखा उन्होंने, और जिस धर्म को मानने वाले थे उस धर्म की बड़ाई की उन्होंने। लेकिन अब जो अब लिखा जाएगा इतिहास, जिसको कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो हिस्ट्री होगी इतिहास के ऊपर बेस करती हुई। संदीप भाई, आप इतिहास लिखने आए हैं या इतिहास बनाने आए हैं या फिर पुराने इतिहास को बदलने आए हैं? ब्रिजेश भाई, आप तो हमें लगता है हिस्ट्री के छात्र हैं, और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको पता है कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ है। हमारे वेद पुराणों में हमारी संरचना जो है कैसे है, हमें 9 ग्रह के बारे में पता है। हमारे यहाँ तो हनुमान जी जो थे वो सूर्य भगवान को निकल गए थे, यानी आप अभी सूर्य पे जाने की सोच रहे हैं, और हमारे जो पूर्वज थे सूर्य तक पहुंचे हुए थे, सूर्य पे शासन अगर कहें तो सूर्य भगवान उनके समीप वो पहुंच गए थे। हम गणना की भी बात करते। अब भारत, मैं अमेरिका गया तो एआईए की बात हो रही है।
इंडिया उसको अमेरिका से भी जोड़ा गया। अब ये पे भारत काम कर रहा है। अब भारत जो आज का भारत है, 750 साल हम गुलाम रहे हैं ब्रिजेश भाई, उस गुलामी का असर हम पे पड़ेगा, हर देश पे पड़ता है। अभी पाकिस्तान आप जाइए, पाकिस्तान से पूछिए उसका इतिहास क्या है, तो 47 से पहले पता ही संदीप नहीं जी, जिन्होंने कैसे इंडिया थोपा, आज आप उनकी मौजूदगी में ही भारत का ऐलान कर रहे हैं। ब्रिजेश भाई, इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। अगर मेरी हिम्मत को सराहो, हम राज बनो, हमने एक दीप जलाई है इन आदियों के खिलाफ। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो बराबर ये कोशिश रहती है कि जितना वो देश के लिए जी सकते हैं वो जीने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन कहते हैं कि देश के लिए हम सब नौजवानों का कर्तव्य है कि हम देश के लिए जितना कर सकते हैं करना चाहिए, देश के लिए जितना जी सकते हैं जीना चाहिए। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये साबित हुआ है और हम सब भारतीय इसलिए गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं घटी है। आज जब ब्रिजेश भाई आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप भी मन के अंदर झांक के देखिए, हर भारतीय आज खुश है, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये गौरव देने का जो श्रेय है यशस्वी प्रधानमंत्री को आज जो अतिथि इस वक्त डिनर कर रहे हैं भारत मंडपम के अंदर, वो सोने और चांदी के थाल में जो भारतीय पकवान का आनंद उठा रहे होंगे, वो भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। और शायद वो जो कटाक्ष कर रहे थे तमाम लोग कि हिंदुस्तान आपकी इकोनॉमी देखिए और सोने और चांदी के चम्मच में अतिथियों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान के उस वैभव का प्रतीक है और उसी वैभव का साक्षी है। तो रवि जी, अब हम इस इतिहास को जब लिखेंगे नए सिरे से, तो दुनिया उसे किस तरह से परिभाषित करेगी, इसे आखिरी उसमें एक बहुत छोटे शब्दों में समझाइए। देखिए, मैं समझता हूं कि आज से 50 साल या 100 साल के बाद जब हिंदुस्तान के इस कालखंड के बारे में लिखा जाएगा तो ये बताया जाएगा कि हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के अंदर कितना जद्दोजहद के बाद, जब इतने सालों की गुलामी के बाद एक नया चैप्टर लिखना शुरू करा और पूरे विश्व को ये बताया कि हम किसी भी ढंग से तुमसे कम नहीं है, बल्कि हम तुमको कम बनाना भी नहीं चाहते हैं। हम तुमको अपने साथ लाके, तुम्हारे साथ जाके मिलके एक पूरे मानव का एक स्वर्णमय इतिहास भविष्य लिखना चाहते हैं। इस स्वर्णमय इतिहास लिखना चाहते हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है, आखिरी कमेंट यह है कि क्या इस इतिहास में केवल मोदी नामा लिखा जाएगा, केवल आपके सनातन का इतिहास लिखा जाएगा, या इसमें विपक्ष की भी कोई थोड़ी बहुत ही सही भूमिका होगी? ये भारतनामा लिखा जाएगा। ऐसा भारत जो अपनी धरती माँ की चिंता करता है, ऐसा भारत धरती माँ पे हर वो प्राणी, वो चाहे पेड़ पौधे जंतु जो भी है, उसकी चिंता करता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है। ऐसा भारत का भविष्य लिखा जाएगा। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।